हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। आज हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग में भारत का को स्थान मिला है। यूनिवर्सिटी सब का जो वर्ल्ड रैंकिंग होता है, QS वर्ल्ड रैंकिंग, तो QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में 1559 संस्थान में भारत के जो 69 विश्वविद्यालय 69 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और पूरा देश इसका जश्न मना रहा है कि दुनिया भर के यूनिवर्सिटी में भारत को कितना प्रतिष्ठा मिला है। और वैश्विक अनुसंधान की बात करें तो वैश्विक अनुसंधान में आज चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश भारत बन गया है। और 2023 से अगर हम तुलना करें तो 19.4% का सुधार है। तो भारत अब धीरे धीरे चीन, अमेरिका और ब्रिटेन के बाद वैश्विक अनुसंधान में चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश बन गया है। तो इसमें भारत के 69 अर्थात 69 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया और इसमें भारत की रैंकिंग में बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि हुई है। लेकिन यह रेखांकित करने योग्य है कि हमारे यहाँ जो पुराना हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है, अगर हम भारतीय शिक्षा एवं विश्वविद्यालयों की बात करें तो हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग पढ़ने के लिए आते थे। प्राचीन ज़माने में कुछ उल्लेखनीय नाम हैं, जैसे कि नालंदा, विक्रमशिला, जगदल, नागार्जुन। इसमें तिब्बत, चीन, कोरिया और मध्य एशिया से भी छात्र यात्रा करते थे, पढ़ने के लिए यहाँ भारत आते थे। और बीच में जो परिस्थिति ऐसी बन गई कि बहुत उत्कृष्ट संस्थान सब होने के बावजूद भी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, भारतीय जो शैक्षणिक संस्था सब है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इस सब को स्थान नहीं मिला। तो हम देख सकते हैं कि कैसे पहले ज़माने में नालंदा, विक्रमशिला, जगदल, नागार्जुन में तिब्बत, चीन, कोरिया और मध्य एशिया से भी छात्र आते थे अध्ययन करने के लिए। और एक यहाँ जो फाहियान, हुएनसांग जैसे जो आदमी सब थे, बौद्ध अध्ययन के लिए आए थे, तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में कितना महत्वपूर्ण ढंग से इसको रेखांकित किया है और कितना इतिहास का कितना बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है, वो सब धरोहर है। तो कहाँ कहाँ से लोग पढ़ने के लिए आते थे। तो ये तो बहुत प्राचीन बात है। कहा जाता है कि विक्रमशिला, नालंदा के जो विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी में इतने किताब, इतने पांडुलिपि थी जिसमें आग लगा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो 6 महीना तक वो आग ही नहीं बुझा। आप सोच लीजिए कि कितना समृद्ध संस्थान रहा होगा। तो वो तो गौरव की बात थी। धीरे धीरे देश पर विदेशी आक्रांताओं सब का शासन हुआ और जो ये यूनिवर्सिटी सब की स्थिति परिस्थिति थी बदल गई। लेकिन बाद में भी अंग्रेज के ज़माने में जो कुछ यूनिवर्सिटी सब स्थापित हुए, वो भी बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी सब में से एक बनने लगे। हम देख सकते हैं कि बाद के दौर में जो विश्व भारती, शांति निकेतन, कलकत्ता, इलाहाबाद और मद्रास विश्वविद्यालय सब की जो स्थापना हुई, तो वहाँ से कई ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों ने शिक्षा लिया। और शिक्षा लेने के बाद वो इतने प्रतिभाशाली थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान बने। अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन को लीजिए, भारत के राष्ट्रपति भी बने और अनेक पदों को सुशोभित किया। तो पूरे दुनिया में सर्वोत्कृष्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लर्नेड मैन माने जाते हैं फिलोसफी के। दुनिया में सबसे बड़े जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर में उनका नाम है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रतिभाओं को जन्म दिया भारतीय संस्थानों ने। और ऐसे ऐसे भी प्रतिभा सब जन्म लिया इस यूनिवर्सिटी में, जो नोबेल प्राइज़
उपलब्ध जिनको नोबेल प्राइज़ मिला और नोबेल प्राइज़ हासिल करने वाले में वो शुमार हुए, और सीधे नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वालों में शुमार नहीं हुए, बल्कि पूरे मानवता को, पूरे दुनिया को एक धरोहर दिया एक अपने विचार से, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी में हो, फिलोसफी में हो, इकोनॉमिक्स में हो। पुरस्कार की बात छोड़ भी दीजिए, तो इनका जो वर्क हुआ है सो कितना बड़ा हुआ है मानवता के, और पूरा जो चाहे पशु पक्षी हो या मतलब पर्यावरण हो या इकोसिस्टम हो या जो ये हर एक प्राणी मात्र के लिए, न केवल मनुष्य के लिए। वैसे तो हमारी संस्कृति ही यूनिवर्सल ब्रदरहुड के मामले में विश्वास करती है, लेकिन इनका जो ऐसे ऐसे महान व्यक्ति सब इन यूनिवर्सिटी में अध्ययन किए, इन यूनिवर्सिटियों में, इन विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया और अध्यापन किया, जो प्राणी मात्र के भलाई के लिए काम किए, और प्राणी मात्र के भलाई के लिए इनका काम हुआ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि रैंकिंग से पहले जो सर्वोत्कृष्ट मापदंड स्थापित इनके द्वारा नहीं किया गया हो, ऐसी बात नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालयों का अपना एक समृद्ध इतिहास और शैक्षणिक प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्रों के विकास पर इन्होंने जो काम किया है, और जो इसके साथ साथ जो संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, कला और जो ट्राइबल एरियाज का ज्ञान है, लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ जो ज्ञान है, या ऐसे ऐसे अनेक समृद्ध चीज़ों को इन्होंने धरोहर के रूप में संजोया है, और इस पर भी इनका काम हुआ है। लेकिन मतलब ये अक्सर आरोप लगाया जाता है, जो भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है उसको लॉर्ड मैकाले ने अपने हिसाब से इंग्लिशाइज कर दिया था, और भारतीय जो संस्कृति है उस पर कुठाराघात हुआ था। लेकिन ये जब स्वतंत्र भारत में भी तो ये मौका मिला हम लोगों को कि हम अपने जो संस्कृति के हिसाब से ये किए, आगे बढ़ें और संस्कृति का जो को संरक्षित रखें, और शिक्षा के माध्यम से या मतलब जो विश्वविद्यालय में जो शोध के माध्यम से या अनुसंधान के माध्यम से, तो इस सब पर काम करने की आवश्यकता थी। लेकिन लाख हम कह लें, बहुत बड़ी विसंगति भी है। अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि देश के 40,000 से अधिक जो मतलब कॉलेज हैं वो बेरोजगार की फौज पैदा कर रहे हैं। तो भारत में के 40,000 ऐसा एक आंकड़ा के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या 779 है, और कॉलेज की बात करें तो 37,204 कॉलेज हैं भारत में। और मतलब स्टैंड एलोन संस्थान की बात करें तो 11,443 मतलब ये स्टैंड एलोन संस्थान हैं। तो अब निजी एवं सरकारी दोनों तरह के विश्वविद्यालय उपलब्ध हैं, और ये बहुत सुखद है कि जेएनयू को विश्व रैंकिंग में 20वें नंबर पर स्थान मिला है। और बीते वर्ष के मुकाबले में जो देश की भागीदारी है इन संस्थाओं के माध्यम से, तो हम कह सकते हैं कि 19.4% तक सहभागिता में वृद्धि हुई है। अगर हम अन्य जो उल्लेखनीय देश के प्रतिष्ठित संस्थान हैं उनकी बात करें तो IIM अहमदाबाद को 25वां स्थान मिला है, IIM बेंगलुरु और कलकत्ता को 50वां, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंसेज को दंत चिकित्सा अध्ययन के लिए 24वां रैंकिंग मिला है, IIT बॉम्बे को 28वां, IIT खड़गपुर को 27वां, IIT मद्रास को 22वां, IIT दिल्ली को 19वां रैंक मिला है। तो ये इस तरह से ये बहुत गर्व का विषय है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। और अगर मतलब हम दुनिया भर के जो सर्वोत्कृष्ट और एकदम स्थापित प्रतिष्ठा वाले जो यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और
MTI, ये उसके बाद ऐसे ही ऐसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी सब रहा है। लेकिन अगर मतलब भारत के विश्वविद्यालय सब की बात करें तो कलकत्ता, जिसकी स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी, तो वो अपने नैनो टेक्नोलॉजी सब के लिए और नैनो साइंस के अध्ययन के लिए विश्वविख्यात है। और इसी हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग है। और आंकड़े के हिसाब से करें तो हम देख सकते हैं कि JNU जिसको कि 19वां रैंकिंग मिला है, तो ये इसमें 8500 छात्र अध्ययन करते हैं। BHU जिनकी स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा मतलब 1916 में हुई थी, इसमें 30,000 छात्र अध्ययनरत हैं। और इसी हिसाब से जो इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटी सब हैं, जैसे उनका भी को भी स्थान मिला है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922 का है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 400 एकड़ में फैला हुआ है। जामिया की स्थापना 1920 में हुई। हैदराबाद 1974 का ही यूनिवर्सिटी है। या यादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करें, या मतलब और अन्य देश के जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी सब हैं, तो उसमें जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गया, या मतलब ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी है, इसमें 5 लाख छात्र अध्ययन कर रहे हैं। MP का जो भोज यूनिवर्सिटी है, राजा भोज के नाम पर जिसकी स्थापना हुई थी, उसमें 1,50,000 छात्र अध्ययन करते हैं। उसी तरह से उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 3 लाख छात्र अध्ययन करते हैं। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में 3,90,000 छात्र अध्ययन करते हैं, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसी तरह से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 4 लाख छात्र अध्ययन करते हैं, जिसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में 4.5 लाख, तो मुंबई विश्वविद्यालय में 5.5 लाख छात्र अध्ययन करते हैं। और इतना ही नहीं, यशवंत ऐसे मतलब आप अगर आंकड़ा देखें तो यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में 6.5 लाख, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 7 लाख, और इग्नू में 40 लाख छात्र मतलब अध्ययन करते हैं। और इग्नू को रिकॉर्ड मिला है कि विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होने का इसको ये मिला है। इसी कड़ी में एक चीज़ बहुत खलता है कि भारत इतने बड़ा जो भारत देने वाले जो सरदार पटेल हैं, उनके नाम पर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ये सब व्यथित करने वाला मतलब स्थिति है। लेकिन फिर भी अभी के दौर में जो भारत को ये प्रतिष्ठा मिली है और रैंकिंग में सुधार हुआ है, ये बहुत संतोष का विषय है। लेकिन मतलब क्या कारण है कि जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय या कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, MIT इस सब के तुलना में जो भारतीय जो यूनिवर्सिटी है उसकी छवि या रैंकिंग में ये जो सब जो पीछे हैं, तो ये सब भी बात है। और मतलब मज़े की बात यह है कि चाहे भारत के यूनिवर्सिटी में पढ़ें या विदेश के यूनिवर्सिटी में पढ़ें, वहाँ से पढ़ कर के आते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको मतलब तुरंत नौकरी लग जाती है। मैंने देखा है कि कई ऐसे छात्रों को जर्मनी में पढ़ कर के आए हैं, आज निठल्ला बने हुए हैं। और मतलब इंग्लैंड के कोई यूनिवर्सिटी में गए, कोई कोर्स किए, 30-40 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी भारत में उनको भी तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि मतलब विदेश के यूनिवर्सिटी से आए और पढ़े और आपको नौकरी मिल गई। नौकरी तो मिलती है टैलेंट से। और अगर मतलब प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो अगर आपको 1 लाख रुपया दे रहे हैं दरमाहा 1 महीना में, तो कम से कम उनको आप 20 लाख का काम करके दीजिए। आपसे वो 20 लाख कमाएंगे तभी आपको 1 लाख रुपया देंगे। ये कटु सच्चाई है। आरोप भारतीय यूनिवर्सिटी पर लग रहा हो कि मतलब यहाँ 40,000 जो कॉलेज हैं वो बेरोजगार की फौज पैदा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका, इंग्लैंड से आ कर के लोग एकदम उनको अच्छा करियर ही मिल गया। और कई बार तो उनकी डिग्री भी फर्जी होती है। लेकिन ये कट सच्चाई है कि चमक दमक में जो मतलब 8 लाख छात्र जाते हैं विदेशी विश्वविद्यालय की ओर पलायन करते हैं, और देश को $3 अरब इस पर खर्च करना पड़ता है।
तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और दूसरे शर्म की बात है कि मेडिकल एजुकेशन सब में हम देख सकते हैं कि भारत की स्थिति बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है, उससे भी बहुत ज़्यादा डोनेशन यहाँ हाई है। तो सरकार को इन विसंगति को पाटना चाहिए और ऐसा प्रयास करना चाहिए दूर देश विदेश से लोग यहाँ आए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत सरकार को ऐसी पहल करनी चाहिए कि यहाँ पर लोग आएँ पढ़ने के लिए। दूर दूर से आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अफ्रीका से या और भी कई देश से लोग यहाँ आते हैं और इलाज कराने के लिए जो लोग आते हैं इंग्लैंड और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस सब देश से, तो मेडिकल पर्यटन को बढ़ावा मिला है। उसी हिसाब से अगर मतलब बाहर से लोग पढ़ने के लिए आएंगे तो रोज़गार का भी अवसर पैदा होगा और देश के लिए भी पैसा कमाएंगे। तो अभी भारत को 8 लाख मतलब 3 अरब डॉलर खर्च करना पड़ रहा है और 8 लाख छात्र यहाँ से बाहर जाते हैं। तो इस पर ध्यान देने वाली बात है। और भारत में जो मेडिकल एजुकेशन नेपाल और बांग्लादेश से भी महंगा है, इसको पाटने की आवश्यकता है। और मतलब हम ये कैसे संभव होगा कि अगर मतलब ये भारतीय यूनिवर्सिटी है उनकी गुणवत्ता बढ़े, तो इसके लिए मतलब प्रशिक्षण कार्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण इंटर्नशिप, रिसर्च फंडिंग, इस सब काम से आगे बढ़ेगा। और सीधे अगर हम वेस्टर्न वाले यूनिवर्सिटी का अनुकरण करें तो उनकी प्रतिलिपि बनाकर ऐसा नहीं हो पाएगा।